Hello students, this is my first video related to the vectors for class 11 physics, that is lesson 5. One more video will be uploaded in the YouTube channel. इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, दोनों का वैल्यू, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स में ये हो जाता है a इक्वल्स टू b और इन दोनों में बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है, वो 0 डिग्री होता है। देन आता है नेगेटिव वेक्टर्स, इसको इक्वल वेक्टर भी बोला जाता है, इसको पैरेलल वेक्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन मत करना। देन उसके बाद जो नेगेटिव वेक्टर्स आता है, नेगेटिव वेक्टर्स में क्या होता है, अगर एक वेक्टर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरा वाला होता है थोड़ा सा राइट हैंड साइड, ठीक है। इन दोनों में भी वैल्यू सेम ही रहता है, a इक्वल्स टू b, बट इन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री। देन होता है कोऑर्डिनेशन वेक्टर्स। कोऑर्डिनेशन वेक्टर्स मतलब एक कॉमन पॉइंट है और उसी कॉमन पॉइंट से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स निकल रहे हैं, a b एंड c, ठीक है। ये a b c तीनों कोऑर्डिनेशन वेक्टर्स है, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है ये कोप्लेनर वाला वेक्टर्स। कोप्लेनर वाला वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम ही है, खाली डिफरेंट हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकते, बट एक चीज सेम है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे a इक्वल्स टू b हो भी सकता है, a इक्वल्स टू b नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बट इट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स में क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, x एक्सिस में हम लोग i कैप लेते हैं, y एक्सिस में हम लोग लेते हैं j कैप, z एक्सिस में हम लोग लेते हैं k कैप, ठीक है। और ये i कैप, j कैप, k कैप यूनिट वेक्टर्स जितना भी होता है, इट्स वैल्यू इज 1, ठीक है, वैल्यू इज 1 and it represents a direction of a vector, ठीक है। ये वेक्टर का एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज ये x वेक्टर है और x वेक्टर का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है i कैप। y वेक्टर का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है j कैप। z वेक्टर का कौन डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो है k कैप। ये फिक्स रहता है, i कैप, j कैप, k कैप ये तीनों फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होते, ठीक है। ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सपोज एक वेक्टर दिया, सपोज हमारा वेक्टर a है, इसका सपोज मैं बोला कि इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे, इसका जो फॉर्मूला है वो है a कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर a जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला जो हम लोग ने किया था, ये वाला वेक्टर a इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस a y j कैप, सपोज 2 डायमेंशन के लिए, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल्स टू रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर होता है, ठीक है। वेक्टर एडिशन का जो रूल है, ये वाला एडिशन हम लोग जैसे दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर a है और दूसरा वाला वेक्टर b है, इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, ठीक है। ऐड कैसे करोगे, वेक्टर एडिशन का जो रूल है, इसमें जैसे वेक्टर a का ये सपोज ये टेल है और ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ठीक है, ऐसे है। वेक्टर एडिशन में ऐसा रूल है कि जो हेड वाला जो पार्ट है किसी एक वेक्टर का, किसी एक वेक्टर का जो हेड वाला पार्ट है वो दूसरा वाला वेक्टर का टेल में जॉइन करना होगा। जैसे मैंने सपोज इस पहला वाला वेक्टर सपोज ड्रॉ किया, टेल एंड हेड, ठीक है। वैसे सेकंड वाला वेक्टर टेल ये है, हेड ये है, दैट मींस इसको अगर ऐड करना है मुझे ऐसे ड्रॉ करना होगा, ये हो जाएगा हेड, ये हो जाएगा टेल, ठीक है। ये वेक्टर है, वेक्टर b हो गया, ठीक है। अभी इसका अगर एडिशन करना है तो एडिशन हम लोग ऐसे लिखेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और वेक्टर में दोनों का एडिशन का जो सम निकल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर,
ठीक है, इसको रिजल्टेंट बोला जाता है। सर इसमें कैसे रिजल्टेंट बनेगा डायग्राम में? इसमें इस डायग्राम में पूरा फुल लाइन ही रिजल्टेंट है, ये पूरा फुल लाइन रिजल्टेंट है। ठीक है, देन सपोज ये तो अभी हो गया सेम डायरेक्शन पे, अगर दोनों डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तब, अगर एक वेक्टर इस तरफ हो गया वेक्टर ए, तो दूसरा वाला वेक्टर सपोज वेक्टर बी ऐसा हो गया, उसको तो मुझे तो इसमें ऐड तो करना ही होगा। एडिशन का रूल चेंज नहीं कर सकते, एडिशन का रूल्स वही है कि हेड एंड टेल को जॉइन करना है। ठीक है, इसका ये हेड है और इसका ये टेल है, ये हेड है ये टेल है, मैं जाके इसका हेड इसके हेड के साथ जॉइन नहीं कर सकता, वो गलत है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, जो नीचे वाला वेक्टर है या ऊपर वाला वेक्टर है, मुझे एक का डायरेक्शन मुझे चेंज करना होगा। ठीक है, अगर ऐड करना है तो मुझे अगर इसका डायरेक्शन चेंज करने में नीचे वाला का डायरेक्शन चेंज करना, अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो इसका वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। जब भी डायरेक्शन चेंज कर दो तभी प्लस की जगह पे माइनस हो जाता है। ठीक है, अभी इन दोनों को अभी ऐड कर सकते हो, इसको इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया वेक्टर ए का, दूसरा वाला का ये टेल ये हेड, खाली ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, एडिशन हो गई है वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, ये और ये दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, और ये सब्ट्रैक्शन का मीनिंग एडिशन ही है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग अगर ऐड कर सकते हैं तो लॉस क्यों यूज किया हम लोग, लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन क्यों यूज किया? ठीक है, ये जो डायग्राम हम लोग का ये ओरिजिनली कोप्लेनर वेक्टर्स है। कोप्लेनर वेक्टर्स में हम लोग सिंपल एडिशन कर सकते हैं। अगर कोप्लेनर वेक्टर नहीं हुआ, जैसे एक वेक्टर सपोज एक ऊपर की तरफ है एक इस तरफ है, तो इसको कैसे ऐड करोगे? एक ये है, सपोज एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, तो कोइनिशियल वेक्टर्स है, तो इसको ऐड कैसे करोगे? इसको तो हम लोग ये वाला रूल यूज नहीं कर सकते। अगर मैं उसको उल्टा भी करूं तभी वो तो नीचे चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा और ये वाला भी नीचे चला जाएगा। उल्टा भी करो तभी आंसर नहीं निकलेगा। तो इसको मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के लिए ये हम लोग को लॉज यूज करना होगा, द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। एक है ट्रायंगुलर लॉ, एक है पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ किसमें यूज करोगे? ट्रायंगुलर लॉ इसमें यूज किया जाता है जब दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते हैं और दोनों के बीच में एक एंगल होता है। अगर दोनों वेक्टर अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो वो परपेंडिकुलर पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना होता है। ठीक है, जैसे ट्रायंगुलर लॉ, इसको अगर डिटरमाइन करना है, ये सपोज वेक्टर बी है। ठीक है, रूल वही है। ठीक है, रूल वही है क्योंकि इसमें ना डायरेक्टली रिजल्ट है, पूरा फुल यही रिजल्ट है, लेकिन ये यहाँ पे तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि टेढ़ा हो गया। यही वाला वेक्टर फिर से इसका टेल लेके इसमें जॉइन करना है ऐसे। ओके, नाउ यहाँ पे according to the triangular law of vector addition, if the two sides of a triangle are represented by two vectors, then the third side is represented by its resultant. ठीक है, वो रिजल्टेंट है और इसका फॉर्मूला भी वही है कि r is equals to root over a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते, मुझे क्या करना होगा, इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकालना होगा। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसको पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल लेना होगा। ठीक है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल यूज करोगे, करने के बाद सपोज ये O A B C है। ठीक है, अगर सपोज मैं राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल O A C वाला अगर यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हो गया OA स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बन गया तुम्हारा AC स्क्वायर।
प्लस ये बन जाएगा ओसी स्क्वायर, ठीक है। देन इक्वल्स टू एसी, यहाँ पे ये वाला एसी वाला लाइन दो पार्ट्स में स्प्लिट है, ए बी प्लस बी सी, ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर प्लस ओ सी होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी का वैल्यू ऑलरेडी डायग्राम में दिया हुआ है, ए टू बी वैल्यू बी है, ये बी है, प्लस ये हो जाएगा बी सी, ठीक है, प्लस ओ सी का भी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं है। तो ये OC स्क्वायर OA स्क्वायर क्यों है? OA स्क्वायर इन ट्रायंगल OA हाइपोटेन्यूज तो फिर सर हम पहले छोटे वाले का नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि वो राइट हैंड ट्रायंगल मैं पूरा ट्रायंगल कर रहा हूँ, छोटा वाला लेंगे जब इसका और इसका वैल्यू निकालना होगा, उसको भी यूज करना है। सर आपने अभी बोला ये राइट हैंड हाँ, ये एडिंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये पूरा फुल, ये फुल एडिंगल ट्रायंगल, ये भी है और ये फुल भी है, ठीक है, उसको भी यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, ये बन जाएगा 8 स्क्वायर, लेकिन BC और OC का वैल्यू हम लोग का वहाँ पे नहीं है, उसको मुझे डिटरमाइन करना होगा। डिटरमाइन करने के लिए मुझे वो दूसरा वाला ट्रायंगल यूज करना होगा, थीटा वाला, ठीक है। तो सपोज मैं वहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल यूज करके अगर cos थीटा यूज करता हूँ वहाँ पे, ठीक है, cos थीटा का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल है तो ये वाला होगा हाइपोटेन्यूज, ये वाला होगा बेस, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा BC बाय OC, अच्छा BC बाय OC नहीं OB होगा, BC बाय OB, ठीक है। तो BC will be equals to OB cos थीटा, OB का तो वैल्यू ऑलरेडी डायग्राम में है, ये बन जाएगा A cos थीटा, ठीक है। दिस फॉर द ट्रायंगल OBC, दिस फॉर ट्रायंगल OBC, ठीक है। सेम है, अगर मैं sin थीटा का वैल्यू निकालता हूं तो sin थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है वहां पे OC, हाइपोटेन्यूज है वहां पे OB, तो इट विल बी OC विल बी इक्वल्स टू OB sin थीटा, ठीक है। तो OB का वैल्यू फिर से वहां पे दिया हुआ है, वो है A sin थीटा, ठीक है। अभी दोनों का वैल्यू लाके वो इक्वेशन पे डाल देगा। Question number 1 implies r square is equals to b plus bc के जगह पे क्या आएगा, a cos थीटा होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा मेरे पापा है बोलिए क्या प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जो a स्क्वायर ये बन जाएगा 2ab cos थीटा प्लस ये बन जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं इसको और इसको दोनों a स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ये बन जाएगा 2ab cos थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है। अगर इसको इक्वल में करोगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ये बन जाएगा इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। देन उसके बाद सपोज इसका एंगल निकालना है, सपोज ये tan अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू इट विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर वो OC ही रहेगा, अब बेस क्या रहेगा, बेस होगा तुम्हारा ये वाला AB प्लस BC, तो OC का वैल्यू ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखा है a sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय AB प्लस BC वाला जो पार्ट है AB का वैल्यू तो वहाँ पे है ही B प्लस और BC का जो वैल्यू हो जाएगा ये cos थीटा, ठीक है।
ये दोनों वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट और वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है और रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है। पैरेलल लॉ में भी एग्जैक्टली वही है, कहीं लॉ बहुत सारा है, लॉ को भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? पैरेलल लॉ को एक बार देख लो। ये आगे बैठना है। वो वीडियो ले रहे तुम। ठीक है, सपोज ये दो वेक्टर्स है दोनों, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब कोइनिशियल वेक्टर्स होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if the two sides of the parallelogram are represented by the two vectors, resultant is represented by its diagonal। ठीक है, देन सपोज इसका मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो अगर ये ए है तो ऊपर वाला भी ए होगा, अगर ये बी है तो अपोजिट साइड वाला भी बी होगा। यहाँ पे भी मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, फिर से एक मुझे रेडिकल ट्रायंगल बनाना होगा। देन उसके बाद वैसे जैसे यहाँ पे किया था एक्जेक्टली वही वैसे ही करना है, रिजल्टेंट का निकालना वही 10 एंगल्स का निकालना वही। ठीक है, ये तो हो गया लॉज ऑफ एडिशन वाला। ओके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, जैसे मैंने लास्ट क्लास में शायद थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि सपोज एक तुम्हारा एक वेक्टर है, ठीक है, उसी वेक्टर को हम लोग तीन पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, तीन या ज्यादा भी कर सकते हैं। सपोज एक वेक्टर स्मॉल a वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर, एक स्मॉल c वेक्टर, ठीक है, तीन वेक्टर्स हैं, तीनों को इसी वेक्टर का स्प्लिटिंग है। जब एक गिवन वेक्टर हम लोग अगर डिफरेंट वेक्टर्स में अगर स्प्लिट कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, स्प्लिटिंग अ गिवन वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। अगर इन वेक्टर्स को अगर ऐड करते हो सपोज a प्लस b प्लस c तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा कैपिटल वेक्टर a, मतलब रिजल्टेंट। ठीक है, ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। देन उसके बाद जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स जैसे a वेक्टर का ये सपोज इस वेक्टर a को सपोज मैं तीन पार्ट्स में स्प्लिट करता हूं, ax, ay एंड az। ठीक है, ये हो गया ax वेक्टर, ये हो गया ay वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा az वेक्टर। ये तीन वेक्टर्स है, ठीक है, ax, ay एंड az। जब वेक्टर्स जो स्प्लिटिंग वाला वेक्टर्स है ax, ay, az, स्प्लिटिंग वाला वेक्टर्स अगर तीनों में एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है, ax परपेंडिकुलर टू ay, ay perpendicular to az and ax perpendicular to az, सब में 90 डिग्री फॉर्म है, then that type of vectors we call as a rectangular components of vectors। ठीक है, इसका अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखोगे तो उसका फॉर्म कैसा लिखते हैं हम लोग, वेक्टर a is equals to ax i cap plus ay j cap plus az k cap। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर a will be equals to ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर प्लस az वेक्टर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फॉर्म है और ये डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देन उसके बाद सपोज x का सपोज वैल्यू निकालना है, ठीक है, x, ay, az, इन तीनों का अगर वैल्यूज निकालने तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करना होगा। तो मुझे एक डायमेंशन मुझे छोड़ना होगा, एक दो ही करके ले सकते हैं, क्योंकि जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वहां पे दो वेक्टर्स को ही यूज किया जाता है। ठीक है, खाली इन दोनों को यूज करके तुम निकाल सकते हो, या ax ay लो या ax az लो या ay az लो, वो तुम्हारे ऊपर है कौन सा वेक्टर तुम लोगे। ओके, इसका वेक्टर फॉर्म, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखोगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी नहीं लिखते, दोनों का मीनिंग सेम है। अगर कोई लेटर के ऊपर अगर सपोज कुछ नहीं लिखा होता है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड या सपोज स्केलर फॉर्म है। ठीक है, ये हो जाएगा ax स्क्वायर
plus ay square plus az square this will be equals to रूट ओवर, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है उसका। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, जैसे सपोज मैंने तुम्हें दो वेक्टर दिया है, सपोज वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जो उसका आंसर आता है वो होता है ab cos थीटा, ठीक है, वो उसका वेक्टर फॉर्म है। देन आजकल अगर उसका मैं प्रॉपर्टीज लेता हूं, सपोज दो वेक्टर सपोज इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब डॉट प्रोडक्ट करोगे a डॉट a will be equals to a square cos 0 डिग्री, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स में एंगल कितना है 0, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। देन सेम वे i कैप डॉट i कैप, ये भी हम लोग का इक्वल वेक्टर्स ही है, तो इट विल बी इक्वल्स टू i स्क्वायर cos 0 डिग्री, सो i स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। j कैप डॉट j कैप इट इज इक्वल्स टू 1, k कैप डॉट k कैप इट इज आल्सो इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हो गया इक्वल वेक्टर्स के लिए। अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है तब क्या होगा परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए? परपेंडिकुलर वेक्टर्स में जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर b दोनों परपेंडिकुलर है, तो उसका आंसर आएगा ab cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 है, तो वो 0 हो जाएगा। सेम है जैसे i कैप डॉट j कैप, ये दोनों भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, i कैप डॉट j कैप करोगे तो ये आ जाएगा ij cos 90 डिग्री, cos 90 0, तो ये भी 0। सेम है j कैप डॉट k कैप इज इक्वल्स टू 0, k कैप डॉट i कैप इज आल्सो विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए है। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मीनिंग अगर a डॉट b हुआ तो उसका उल्टा आंसर भी सेम ही आएगा, b डॉट a डॉट b और b डॉट a सेम ही है, क्योंकि a डॉट b करोगे तो ab cos थीटा आएगा, b डॉट a करोगे तब भी ab cos थीटा ही आएगा। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे a डॉट b प्लस c इक्वल्स टू a डॉट b प्लस a डॉट c, ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन फॉर द कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का सपोज मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे वेक्टर a का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म होगा ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। b वेक्टर का सपोज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है। इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो a डॉट b इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करोगे तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax bx i कैप डॉट i कैप प्लस ax by i कैप डॉट j कैप, ठीक है, प्लस अभी मैं क्या होगा बाकी वाला पार्ट क्यों नहीं लिखूंगा, अभी लिखना है ax bx i कैप डॉट i कैप, मैंने वहां पे लिखा हुआ है, आंसर कितना है इसका 1, i कैप डॉट j कैप 0 है, दैट मींस जो ऑपोजिट वाला वेक्टर है वो ऑलवेज आंसर 0 ही आएगा। i कैप डॉट j कैप 0 है तो i कैप डॉट k कैप का भी आंसर क्या होगा 0 ही आएगा, दैट मींस नेक्स्ट वाला पार्ट भी क्या आएगा 0। सिमिलर वेक्टर्स ही रहेगा, ठीक है, जैसे j कैप डॉट i कैप 0 होगा, j कैप डॉट j कैप रहेगा, j कैप डॉट k कैप 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ay by j कैप डॉट
जे कैप, बाकी 0 है, प्लस ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप है, बाकी सब आंसर 0 है, इक्वल्स टू आई कैप डॉट आई कैप 1 है, जे कैप डॉट जे कैप 1 है, के कैप डॉट के कैप भी 1 है, ये आई कैप डॉट जे कैप है, it will be equals to ax bx ay by plus az bz, ये उसका आंसर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का आंसर, ये डॉट प्रोडक्ट का पूरा फुल प्रॉपर्टीज है।